नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। हमारी जो क्लास चल रही थी वो इंग्लिश पीरियड से या इंग्लिश एजेस से संबंधित चल रही थी। पहली क्लास के अंदर हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड या प्री चौसरियन पीरियड को पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो एलिजाबेथन एज से संबंधित होगी। इसके अंदर क्या क्या मुख्य घटनाएं थी, कौन कौन से राइटर थे, किस प्रकार से साहित्य का विकास हुआ, वो सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, एलिजाबेथन एज 1558 से 1625 स्टार्ट हुई थी 1558 से और चली थी 1625 तक। इसके अंदर क्या हुआ था, द एलिजाबेथन एज इज सपोज्ड टू बिगिन इन 1558 कि एलिजाबेथन युग का प्रारंभ लगभग 1558 ईस्वी में शुरू हुआ माना जाता है एंड और एंडेड इन 1625 और उसका अंत लगभग 1625 में हुआ था। तो एलिजाबेथन एज का जो पीरियड है वो 1558 से लेकर के 1625 तक का है। Although Queen Elizabeth sat on the throne of England in 1558 कि यद्यपि क्वीन एलिजाबेथ थी जो इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठी थी, वो 1558 में उसने राजगद्दी ग्रहण की थी एंड शी डाइड इन 1603 और उनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। क्वीन एलिजाबेथ ने राजगद्दी का कार्य ग्रहण है वो 1558 में शुरू किया था और 1603 में उनकी मृत्यु हो गई थी। द रोमांटिक लिटरेरी स्पिरिट कंटिन्यूड टिल 1625 यद्यपि 1603 में उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर भी रोमांटिक लिटरेरी साहित्यिक स्पिरिट भावना कंटिन्यूड में जारी रही टिल 1625 1625 तक कि फिर भी जो रोमांचकारी साहित्य लिखने की भावना थी वो 1625 तक जारी रही। द पीरियड 1603 to 1625 is also known as the Jacobean age in the history of English literature. As James I और Jacob ruled over England during this period. अब देखो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि 1603 से लेकर के 1625 की जो अवधि थी उसको इंग्लिश साहित्य का जो इतिहास है उसके अंदर जैकोबियन एज के नाम से भी जाना जाता है। किस एज के नाम से? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का टाइम क्या था? 1603 से 1625। ठीक है, ये एलिजाबेथन एज के अंदर ही एक एज है जो जेम्स फर्स्ट, जिसका दूसरा नाम जैकब भी था, उसने इस अवधि के दौरान इंग्लैंड पर शासन किया था। रानी एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, उसके बाद इंग्लैंड की राजगद्दी के ऊपर जैकब या जेम्स फर्स्ट राजा बना था और उसकी जो एज थी उसको जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो देखिए, दिस पीरियड इज जनरली रिगार्डेड as the greatest in the history of our literature. This period, ये युग जनरली में सामान्यतः रिगार्डेड में से समझा जाता है, द ग्रेटेस्ट में से महानतम, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर लिटरेचर हमारे साहित्य के इतिहास में, कि इस युग को हमारे साहित्य के इतिहास में महानतम युग माना जाता है, समझा जाता है। It is also known as the golden age of English literature. Golden age, द गोल्डन एज। गोल्डन एज क्या होता है? स्वर्ण युग।
कि ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इस युग को स्वर्ण युग माना जाता है। ये इंग्लिश लिटरेचर के फलने फूलने का सर्वोत्तम काल था। हिस्टोरिकली इट इज नोन एज द एज ऑफ रिनेसा। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से ऐतिहासिक रूप से इट इज नोन, इसे जाना जाता है एज द एज ऑफ रिनेसा, पुनर्जागरण का युग। रिनेसा क्या है? पुनर्जागरण। कि इसे पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। एंड रिफॉर्मेशंस एंड दी रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या था? रिफॉर्मेशन होता है सुधार। फॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन सुधार या पुनः सुधार, ठीक है। उसे पुनर्सुधार और पुनर्जागरण की अवस्था है, इस युग को कहा जाता है। वो ये युग है वो पुनर्जागरण या फिर पुनर्सुधार का युग है वो माना जाता है। इट वॉज मार्क्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट एंड पैट्रियोटिज्म। इट वॉज मार्क्ड, ये चिन्हित था, ये युग विशेष रूप से चिन्हित था। स्ट्रॉन्ग मजबूत, नेशनल स्पिरिट राष्ट्रीय भावना, मजबूत राष्ट्रीय भावना, एंड पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति। क्या होती है? देशभक्ति, राष्ट्रवाद। ये देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, चिन्हित था। नेक्स्ट है द डिफीट ऑफ स्पेनिश अरामडा इन 1589 filled England with the spirit of nationalism. The defeat means हारने किसकी? स्पेनिश अरामडा की। अंग्रेज और इंग्लैंड और स्पेन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर स्पेनिश अरामडा थी, जो सेना थी स्पेन की, उसकी 1589 के अंदर हार हो गई थी। और उस हार ने फील्ड में से भर दिया था, ओतप्रोत कर दिया था इंग्लिश में से अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी लोगों को, विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कि उस जीत ने इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रवाद को फलने फूलने का काम किया। शेक्सपियर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द एलिजाबेथन एज। इस शेक्सपियर है वो एलिजाबेथन पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिगर में से यहाँ पे आकृति होती है, यहाँ पे कहेंगे व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। और सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। कि शेक्सपियर है वो इस एलिजाबेथन युग का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। दो यद्यपि द एज प्रोड्यूस्ड सम एक्सीलेंट प्रोज वर्क्स, कि इस युग के अंदर प्रोड्यूस्ड में से उत्पन्न किए गए, लिखे गए, सम में कुछ एक्सीलेंट, श्रेष्ठ। एक्सीलेंट क्या होता है? श्रेष्ठ। प्रोज गद्य, वर्क्स में कार्य। ये गद्य का कार्य भी बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से, बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से इस पीरियड के अंदर लिखा गया। इट इज essentially an age of poetry. It is मानिए essentially means आवश्यक रूप से an age of poetry था। ये युग वास्तव में एक पोएट्री के लिए, कविता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण युग था। And the poetry is remarkable for its variety. और जो कविता थी, जो पोएट्री थी, वो विशेष रूप से रिमार्केबल थी, चिन्हित थी, याद करने योग्य थी। For its variety. Variety क्या होती है? विविधता। कि ये कविता जो थी अपनी विविधता के लिए, इट्स फ्रेशनेस, ताजगी के लिए, इट्स यूथफुल, जवानी के लिए, एंड रोमांटिक फीलिंग्स, और रोमांचकारी भावनाओं से भरी हुई थी। कि इस काल की जो कविताएं थी वो विशेष रूप से अपनी विविधता के लिए, ताजगी के लिए, जवानी के लिए और रोमांचकारी भावनाओं के लिए चिन्हित थी। उसके लिए विशेष रूप से याद की जाती है। बोथ द पोएट्री एंड द ड्रामा वर permitted by Italian influence. बोथ द पोएट्री एंड ड्रामा, कि पोएट्री और ड्रामा
दोनों के ऊपर ही प्रीमिटेड मिसे कह सकते हैं दिखता था पर, ठीक है। इटालियन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, क्या होता है प्रभाव, और ये ओत प्रोत बोल सकते हैं, ठीक है, या प्रेरित। कि पोइट्री और ड्रामा दोनों ही के ऊपर इटालियन प्रभाव से ओतप्रोत थी, यानी इटली का विशेष रूप से उन पर प्रभाव था। विच वाज डोमिनेंट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू द रेस्टोरेशन, विच मीन्स जो वाज मीन्स था, डोमिनेंट मीन्स प्रमुख, इन इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य में, फ्रॉम चौसर, चौसर की एज से लेकर के टू द रेस्टोरेशन पुनर्सुधार तक, चौसर की एज से लेकर के रेस्टोरेशन का पीरियड था उस समय तक इंग्लिश लिटरेचर पर मुख्य रूप से स्पेनिश इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, चाहे वो पोएट्री हो चाहे वो ड्रामा हो। द लिटरेचर ऑफ दिस एज इज ऑफन कॉल्ड द लिटरेचर ऑफ रेनेसा, कि इस युग के अंदर, इस पीरियड के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया था उसे विशेष रूप से रेनेसा के लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण का साहित्य उसे कहा जाता है। दो एज वी हैव सीन, हालांकि जैसा कि हमने देखा है, द रेनेसा इटसेल्फ बिगिन मच अर्लियर, कि रेनेसा भी अपने आप में बहुत पहले शुरू हो गया था। उसका टाइम पीरियड तो ऐसा मानते हैं कि 1558 में जब एलिजाबेथ राजगद्दी पर बैठी थी उस समय से पुनर्जागरण शुरू हुआ था, लेकिन ये उससे बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, उसकी चिंगारियां हैं वो फलने फूलने लगी थी। एंड फॉर ए सेंचुरी एंड ए हाफ, फॉर ए सेंचुरी एंड ए हाफ, यानी लगभग 1.5 शताब्दी तक, एडिड लिटिल वेरी लिटिल टू आवर लिटरेरी पोजेशंस, पोजेशंस का क्या कहेंगे, खजाना, कि हमारा जो साहित्यिक खजाना था उसके अंदर उसने 1.5 शताब्दी तक एडिड किया था, कितना, वेरी लिटिल, बहुत ही कम, बहुत ही कम, कि इस 1.5 शताब्दी के अंदर हमारा जो अंग्रेजी साहित्य का खजाना था उसमें बहुत ही कम मात्रा में कुछ जुड़ा था, उसका ज्यादा विकास नहीं हुआ था। वास्तविक विकास अंग्रेजी साहित्य का एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर के आने के बाद हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, इन आवर स्टडी ऑफ दिस ग्रेट एज, कि हम इस महान युग का जो अध्ययन करेंगे उस अध्ययन के अंदर वी शुड नोट द नॉन ड्रामेटिक पोइट्स, वी शुड नोट, यहाँ पे नोट का मतलब ध्यान रखना होगा, उल्लेख रखना होगा, उल्लेख या ध्यान रखना, द नॉन ड्रामेटिक, गैर ड्रामेटिक नाटककार, पोइट्स कवि, कि ऐसे कवि जो नाटक भी नहीं लिखते थे, ऐसे कवियों का भी हमें ध्यान रखना होगा। दैट इज, यही कारण है कि पोइट्स हु डिड नॉट राइट फॉर द स्टेज, क्योंकि ऐसे कवियों ने मंच के लिए नहीं लिखा था, केवल सुधारों के लिए लिखा था, उस लेखन का उन्होंने स्टेज का मतलब मंच पर प्रदर्शन नहीं किया था, नाटक मंचन नहीं किया था, इसलिए हमें उन नॉन ड्रामेटिक पोइट है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। द सेंटर ऑफ दिस ग्रुप इज एडमंड स्पेंसर, द सेंटर मीन्स केंद्र बिंदु, ऑफ दिस ग्रुप, इस समूह का, इज एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर है, कि ऐसे समूह का जो मुख्य कवि है, केंद्र बिंदु कवि है, वो एडमंड स्पेंसर है। कौन है, एडमंड स्पेंसर। द फर्स्ट नेशनल पोइट, प्रथम राष्ट्रीय कवि था, सिंस चौसर्स डेथ इन 1400, क्योंकि सन 1400 में जब चौसर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से लेकर के प्रथम राष्ट्रीय कवि है वो एडमंड स्पेंसर माना जाता है। कौन माना जाता है, एडमंड स्पेंसर। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर, कि उसके जो सबसे अधिक प्रसिद्ध कार्य हैं जो उसने पुस्तकें लिखी थी उनमें से है द फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन,
शेफर्ड्स कैलेंडर एंड एमोरिटी। उसने उसकी जो 3 किताबें थी, द फेरी क्वीन, शेफर्ड्स कैलेंडर एंड एमोरिटी, वो उसकी सबसे प्रसिद्ध कार्य है, प्रसिद्ध लेखन है। एसोसिएटेड विद स्पेंसर आर द माइनर पोएट्स, कि स्पेंसर के साथ दूसरे भी छोटे छोटे मुख्य कवि है वो जुड़े हुए हैं। कौन कौन से कवि जुड़े हुए हैं? थॉमस सकविले, माइकल ड्राइटन, जॉर्ज चैपमास एंड सर फिलिप सिडनी। ये मुख्य कवि एडवर्ड स्पेंसर के साथ ही संबंधित थे, इन्होंने भी अपने कुछ लेखन किए थे। चैपमास इज नोटेड फॉर हिज कंप्लीशन ऑफ मार्लोज हीरो एंड लैंडर, कि चैपमैन को विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, उसको ध्यान रखा जाता है। कंप्लीशन मींस पूरा करने के लिए ऑफ मार्लोज, मार्लो की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हीरो एंड लैंडर, हीरो एंड लैंडर। उस किताब को जो मार्लो की थी उसका कंप्लीशन किसने किया था? चैपमास ने। किसने? चैपमैन। सिडनी बिसाइड्स हिज पोइट्री, कि सर फिलिप सिडनी थे, उन्होंने अपनी पोइट्री के अलावा रोट हिज प्रोज रोमांस, उसने अपना गद्य रोमांस भी लिखा था जिसका नाम था आर्केडिया। क्या था? आर्केडिया। तो आर्केडिया के लेखक कौन है? सर फिलिप सिडनी। मार्लोस हीरो एंड लैंडर को कंप्लीशन किसने किया था? चैपमैन ने। ठीक है। एमोरिटी किसकी रचना है? एडमंड स्पेंसर की। द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की, और शेफर्ड्स कैलेंडर एडमंड स्पेंसर की। ये कुछ मुख्य किताबें थी जो एडमंड स्पेंसर का जो ग्रुप था कवियों का, उनमें से इन कवियों ने इसकी रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड आल्सो नोट द राइज ऑफ द ड्रामा इन इंग्लैंड। वी शुड आल्सो नोट, हमें ध्यान रखना होगा, उल्लेख करना होगा, द राइज मींस उदय का, ऑफ द ड्रामा, नाटक के, इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर जो नाटक थे, ड्रामा था, उनका उदय हुआ, वो भी बड़ा उल्लेखनीय, उसका उल्लेख रखना चाहिए। द मायरेकल प्ले, चमत्कारी नाटक, मायरेकल चमत्कार, मायरेकल प्ले चमत्कारी नाटक। मोरलिटी प्लेज, नैतिक नाटक, नैतिकता से युक्त। एंड इंटरल्यूड, इंटरल्यूड होता है अंतर्द्वंद। क्या होता है? अंतर्द्वंद से संबंधित जो नाटक थे वो इंग्लैंड में इस युग के दौरान लिखे गए थे। आवर फर्स्ट प्ले, कि हमारा जो प्रथम नाटक था वो था राल्फ रोयस्टर डायस्टर, राल्फ रोयस्टर डायस्टर, द फर्स्ट ट्रू इंग्लिश कॉमेडी, और प्रथम वास्तविक अंग्रेजी जो हास्य नाटक था वो था गैमर गॉर्टन्स निडल। क्या था? गैमर गॉर्टन्स निडल। एंड द फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी वो थी गॉडब्रोक। क्या थी? गॉडब्रोक। शेक्सपियर इज द पायनियर फिगर ऑफ दिस एज। पायनियर भी होता है अग्रणी, कि शेक्सपियर है वो इस युग का अग्रणी व्यक्ति था। He will be discussed separately dealt with, he will be separately dealt with, dealt with का मतलब होता है अलग से व्यवहार करना और निपटना, कि उसे आगे अलग से ही उसका अध्ययन किया जाएगा, वो इस युग का मुख्य व्यक्ति था। तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो नाटक आए, मायरेकल प्लेज, मोर्टेलिटी प्लेज और इंटरल्यूड्स। पहला जो था राल्फ रोयस्टर, फर्स्ट कॉमेडी इंग्लिश थी वो गैमर गॉर्टन्स निडल, और फर्स्ट ट्रेजेडी थी वो थी गॉडब्रोक, जो अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखी गई थी एलिजाबेथन पीरियड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर्स प्रीडिसीजर्स। प्रीडिसीजर्स होता है पूर्वगामी, पूर्वगामी
गामी यानी पहले के। शेक्सपियर के जो पहले के कवि थे उनमें थे जॉन लिली, थॉमस कीड, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस लोज आर नोन एज द सेवन यूनिवर्सिटी विट्स। और इनको 7 विश्वविद्यालय बुद्धि कहा जाता है। 7 यूनिवर्सिटी विट कौन कौन से थे? जॉन लिली, थॉमस कीड, थॉमस नैश, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड थॉमस लोज। इनको 7 यूनिवर्सिटी विट से कहा जाता है जो शेक्सपियर के प्रीडिसेसर्स थे यानी पूर्वगामी थे। द ड्रामा practiced by them is known as the Marlowe drama और the tragedy of passions। कि इनके द्वारा जितने भी नाटक लिखे गए, जिनके जितने भी ड्रामा रिटन किए गए, उनको मार्लोक्यूस ड्रामा या फिर ट्रेजेडी ऑफ पैशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजेडी ऑफ ए पैशंस। किसको कहा जाता है? जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स थे उनके द्वारा जो ड्रामा लिखा गया था उनको कहा जाता है, या फिर दी मार्लोस ड्रामा उसको नाम दिया गया। द कॉमेडी ऑफ दिस एज इज आल्सो नोन एज द रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी की इस युग के अंदर, इस पीरियड के अंदर जितने भी कॉमेडीज लिखी गई उन कॉमेडी को रोमांटिक कॉमेडी कहा गया। बेन जॉनसन is known for his comedy of Homers। बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ऑनर्स के लिए जाना जाता है। किसको? बेन जॉनसन को। किस लिए प्रसिद्ध है? कॉमेडी ऑफ होमर्स लिखने के लिए, हास्य कॉमेडी लिखने के लिए जॉन बेंसन है वो प्रसिद्ध है। हिज चीफ कॉमेडीज आर, उसके मुख्य जो नाटक थे, हास्य नाटक थे, उनमें थे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हिज फर्स्ट प्ले, ये उसका प्रथम नाटक था, एंड द एल्केमिस्ट, और दूसरा प्रसिद्ध था द एल्केमिस्ट। तो द एल्केमिस्ट किसका था? बेन जॉनसन का। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बेन जॉनसन। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध थे? कॉमिक कॉमेडी के लिए। ठीक है, कॉमेडी ऑफ होमर्स के लिए वो जाने जाते हैं। कौन से युग में थे? एलिजाबेथ ने एज के अंदर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट है, मार्लो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रीडिसीजर्स। कि शेक्सपियर के जितने भी पूर्वगामी थे उनमें मार्लो है वो सबसे महान था, मार्लो है वो सबसे बड़ा कवि था। हिज 4 इन्फ्लुएंशियल प्लेज आर, उसके जो 4 प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल में से प्रभावशाली, कि उसके जो 4 प्रभावशाली नाटक थे उनमें था टेम्बरलेन, डॉक्टर फस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकंड। तो मार्लो के जो 4 प्रसिद्ध प्लेस थे, ड्रामा थे, उनमें से पहले था टेम्बरलेन, दूसरा था डॉक्टर फस्टस, तीसरा था द ज्यू ऑफ माल्टा और चौथा था एडवर्ड सेकंड। ये एक बहुत ही महान नाटककार थे डॉक्टर मार्लो। ठीक है, आगे देखिए, अमोंग शेक्सपियर सक्सेसर्स आर ब्यूमॉन्ट। अब सक्सेसर्स क्या क्या होता है? उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी, पश्चातगामी। कि शेक्सपियर के बाद जो आने वाले राइटर थे उनमें ब्यूमॉन्ट, फ्लेचर, वेबस्टर, मिडल्टन, हेवुड एंड डेकर थे। शेक्सपियर के बाद जो प्रसिद्ध राइटर आए उनमें ब्यूमॉन्ट, फ्लेचर, वेबस्टर, मिडल्टन, हेवुड एंड डेकर थे। ठीक है, we should see the prose writer of whom Bacon is the most notable। कि अब हमें यहाँ पर गद्य लेखकों को भी देखना है, गद्य लेखकों को भी पढ़ना है जिनमें बेकन सबसे अधिक उल्लेखनीय था। नोटेबल, नोटेबल, उल्लेखनीय। बेकन, फ्रांसिस बेकन पूरा नाम था, वो सबसे अधिक उल्लेखनीय था। हिज चीफ फिलोसॉफिकल वर्क इज द इंटेस्टियो मग्ना।
हिज उसका चीफ मीन्स मुख्य, फिलोसॉफिकल ये होता है दार्शनिक, क्या होता है दार्शनिक, ये उसका प्रमुख दार्शनिक कार्य था, वो था द इंस्टारेशियो मैग्ना, इनकम्प्लीट जो पूरा नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था, विच इंक्लूड्स द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, कि उसके अंदर एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग शामिल थी, सीखने के जो आगे बढ़ने के सिद्धांत थे उस पुस्तक के अंदर शामिल थे, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बट ही इज नोन टू लिटरेरी रीडर्स बाय हिज फेमस एसेज, लेकिन वो अपने जो साहित्यिक पाठक है, जो उसके पाठक हैं साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके बीच में उसे वह अपने एसेज के लिए प्रसिद्ध था, बेकन के एसे थे वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, और काउंसिल्स सिविल और मोरल, उसने ये भी एक पुस्तक लिखी थी काउंसिल्स सिविल और मोरल, पब्लिश्ड इन 3 एडिशंस, जो 3 संस्करण में प्रकाशित हुई थी, पहला था 1597 जिसमें 10 ऐसे थे, दूसरा था 1612 और तीसरा था 1625 जिसमें 58 एसेज थे, ठीक है, कितने एसेज थे 58, फादर ऑफ एसेज किसको कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। नेक्स्ट है जॉन लिली इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर इन द प्रोज राइटिंग, कि गद्य लेखन के अंदर है फ्रांसिस बेकन के बाद जॉन लिली है वो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। हिज उसकी जो पुस्तक थी यूफेसिस और द एंटोनॉमी ऑफ विट, और द एंटोनॉमी ऑफ ए विट इज ए प्रोज रोमांस, वो एक गद्य रोमांस है, ठीक है, उसकी पुस्तक थी यूफेसिस और द एंटोनॉमी ऑफ विट, वो एक गद्य रोमांस है। हिज स्टाइल इज वेरी वर्बोज, वर्बोज क्या होता है, देखो वर्ब होती है क्रिया, वर्बोज का कहेंगे क्रियाशील, कि उसकी लिखने की शैली थी वो बड़ी क्रियाशील थी। एंड डेकोरेटिव, डेकोरेटिव क्या होता है सजावटी, क्या होती है सजावटी, कि उसकी लिखने की जो शैली थी वो बहुत ही अधिक क्रियाशील और सजावटी थी। गिविंग अस द लिटरेरी टर्म इफ्यूजम, और उसने हमें एक लिटरेरी टर्म इफ्यूजम को दिया था, इफ्यूजम एक साहित्यिक शब्द है जिसका इन्वेंशन है वो जॉन लिली के द्वारा दिया गया था। जॉन लिली के लिखने की जो स्टाइल थी वो बहुत ही अधिक क्रियाशील थी, वर्बोज थी एंड डेकोरेटिव और सजावटी थी, ठीक है, तो इसके अंदर मुख्य जो गद्य लेखक थे वो थे जॉन लिली और फ्रांसिस बेकन, ठीक है। शेक्सपियर के जो उत्तराधिकारी थे उनमें ब्यूमॉन्ट, फ्लेचर, वेबस्टर, मिडल्टन, हैवुड और डेकर के नाम से थे, और जो प्रीडिसेसर थे उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था मार्लो, उसकी जो 4 प्लेस थे वो थे टम्बरलाइन, डॉक्टर फस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों, इस एज की जो एलिजाबेथन एज थी इसकी ये क्लास यहीं पर भी समाप्त होती है, इसी क्लास को हम आगे जारी रखेंगे। एलिजाबेथन एज है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके मुख्य कवि शेक्सपियर हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।